ओके, सो कल की क्लास में हमने जो है वो टॉर्क सीखा था, टॉर्क की डेली लाइफ एग्जांपल्स देखी थी और टॉर्क का फॉर्मूला देखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला उसका एसआई यूनिट, और फिर हमने जो है वो टॉर्क के फैक्टर्स पढ़े थे कि टॉर्क जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना था दैट इज नोन एज आई थिंक कपल। कपल हमें स्टार्ट करना था, तो हम जो है वो कपल से स्टार्ट करते। कपल को जो है वो हम डिफाइन करेंगे इसी डेरिवेशन के अंदर कि कपल का मतलब क्या होता है। सो कपल को डिफाइन करने से पहले हम जो है वो फिलहाल सिर्फ ये कह देते हैं कि कपल जो है वो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क। ये एक स्पेशल टाइप का टॉर्क है। अब किस कब प्रोड्यूस होता है, किस कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये स्पेशल टाइप का टॉर्क, ये अभी हम देखते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था दैट स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क को हम कपल कहते हैं, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार। सिमिलरली जब हम बाइसिकल को पेडल करते हैं तो इन पेडलिंग ऑफ बाइसिकल वहां पर भी कपल प्रोड्यूस होता है, कपल फॉर्म होता है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो है वो वहां पर कपल फॉर्म हो रहा है। सो हम एक स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक हमारे पास स्टीयरिंग व्हील मौजूद है और उस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है वो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। लेट्स से स्टीयरिंग व्हील हो गया ये हमारे पास, और इसके ऊपर जो है वो हम दो फोर्स जो अप्लाई करते हैं, हमने देखा होगा कि एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स हमारी हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक इस ये फोर्स आ गई। सिमिलरली एक फोर्स जो है वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो कुछ ये तरीका होता है हमारा स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का। सो इसके ऊपर हम अब मार्क कर देते हैं हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो लेट सपोज ये हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। सो दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम नाम दे देते हैं एक्स। ये जो फोर्स है इट इज F1 और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं दिस इज F2 और पॉइंट एक्स हमारा आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक और पॉइंट हम डिफाइन कर देते हैं दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या चीज है? दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। पॉइंट ए भी जो है वो पॉइंट ऑफ फोर्स है, पॉइंट बी भी जो है वो पॉइंट ऑफ फोर्स है। अगर हम देखें डेली लाइफ में तो जब भी हम स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमारी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों बराबर होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि वी हैव अप्लाइड टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हमने अप्लाई किए इस स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार के ऊपर, और साथ साथ ये दोनों फोर्सेस चाहे हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें चाहे हम जो है वो पेडलिंग ऑफ अ बाइसिकल की बात करें, तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो दो होती हैं और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों हम मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। ये दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर होंगी। साथ साथ एक और चीज जो हमें डायग्राम से क्लियर नजर आ रही है दैट इज ये दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसको हम ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में दैट दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, सो ये जो फोर्स वन है इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस टॉर्क को हम कह देते हैं कि दिस इज टॉर्क वन, और फोर्स टू की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसे हम नाम दे देते हैं दिस इज आर टॉर्क टू। सो दो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दोनों टॉर्क्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये वाली जो फोर्स F1 है वो स्टीयरिंग व्हील को इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वन, और जो फोर्स टू है वो इस स्टीयरिंग व्हील को इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करा रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टू। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने टॉर्क की डायरेक्शन बताई थी कि टॉर्क की हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन होती है,
एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन दोनों डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये दोनों डायरेक्शन जो है वो क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसे हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। सिमिलरली ये डायरेक्शन भी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ तक जो है वो फोर्सेस को डिफाइन किया, दोनों फोर्सेस से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉर्क 1 और टॉर्क 2 उसे डिफाइन किया, और हमने पॉइंट ऑफ फोर्स बताया कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज एक्स। इन फोर्सेस के बारे में मैंने कहा कि दीज आर टू इक्वल फोर्सेस जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और साथ साथ ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ तक जो मैंने डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन किया है समझ आ रहा है? हाँ क्लियर है। ओके सो अब अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म का मतलब था कि पॉइंट ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है उसे हम पॉइंट ऑफ फोर्स मोमेंट आर्म कहते हैं। सो जो पहली फोर्स है F1, the moment arm of this F1 is this distance from point X to point A. सिमिलरली दूसरी फोर्स का जो मोमेंट आर्म है जो कि बी पे अप्लाई हो रही है, तो बी से लेकर पॉइंट एक्स तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा मोमेंट आर्म, इसको हम नाम दे देते हैं L2 और ये हमारे पास हो जाएगा L1। सो अगर हम टॉर्क 1 का फॉर्मूला देखें तो टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1। इसी तरह से टॉर्क 2 इक्वल हो जाएगा फोर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय L2। F1 की वैल्यू को अगर हम देखें तो F1 की जगह हम जो है वो F1 पुट कर देते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा F1 पुट नहीं करते, एक और चीज देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं हमारी स्टीयरिंग व्हील पे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमेशा बराबर होती हैं। इसी तरह से जब हम पेडलिंग करते हैं बाइसिकल पे, तो दोनों फीट से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं पेडल के ऊपर वो फोर्सेस भी हमेशा बराबर होती हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दैट इज इक्वल टू F। सो मैं F1 की जगह पुट कर देता हूँ F मल्टीप्लाई बाय the distance or the moment arm of torque 1 or the force 1 is the distance from point A to point X। तो मैं इसको एक रिप्लेस कर देता हूँ the distance AX। सिमिलरली जो दूसरा टॉर्क है उस दूसरे टॉर्क की वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो दूसरा टॉर्क हमारा इक्वल हो जाएगा फोर्स 2 दैट इज इक्वल टू F एंड द मोमेंट आर्म ऑफ दिस F2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट A। सो मैं यहाँ रिप्लेस कर दे, सॉरी पॉइंट B टू पॉइंट X, तो मैंने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। सो मेरे पास दो टॉर्क्स आ गए जो कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और मैंने डायग्राम के अंदर ही जो है वो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो बता दी कि दोनों डायरेक्शन जो टॉर्क की हैं दे आर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट करें इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो कि इन दो टॉर्क्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉर्क 1 एंड प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय AX प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय BX। सो ये जो टोटल टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दिस टोटल टॉर्क इज नोन एज कपल। इन दोनों टॉर्क का जो कंबाइन इफेक्ट है, दिस कंबाइन इफेक्ट ऑफ टॉर्क इज नोन एज कपल, और जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है FAX। AX जो है वो डिस्टेंस है, सिमिलरली प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय BX जो कि एक डिस्टेंस था। फोर्स दोनों के अंदर कॉमन है, इक्वल है, सेम है, तो मैंने फोर्स को कॉमन ले लिया और मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा द डिस्टेंस AX प्लस द डिस्टेंस BX। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया AX प्लस BX। अगर हम अपनी डायग्राम में देखें कि A से लेकर X तक का डिस्टेंस और B से लेकर X तक का डिस्टेंस, जब हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं इससे, दैट कपल
इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो ये मेरे पास फाइनली एक फॉर्मूला आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कपल की, दैट कपल इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी। क्लियर है यहां तक? हाँ। ओके। सो यहाँ जो मैंने कुछ खास बातें लिखी थी, कपल किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से भी मैं कपल को डिफाइन कर सकता हूँ, दैट कपल इज फॉर्म्ड बाय two forces that are equal and unlike parallel। साथ साथ ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखी थी उसी को यूज करके मैंने यहाँ कपल को डिफाइन किया है, डेफिनेशन फॉर्म किए, दैट कपल इज फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल। और साथ साथ एक और चीज, दैट इज विद डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस। सो ये जो मैंने पूरा ग्रीन के अंदर लिखा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल, that couple is formed when two forces of equal magnitude acting on a body with different line of action of forces। इस तरह से जो बॉडी के अंदर या इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी, इस कंप्लीट टॉर्क को या इस टोटल टॉर्क को हम कपल कहेंगे। ये डेफिनेशन समझ आ गई? डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? सो यही वाली जो तीनों कंडीशन है ना, टू फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसको मैं यहाँ एक और तरीके से डायग्राम में बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक ये बॉडी मौजूद है, इस बॉडी के ऊपर मैं उसी तरह से दो फोर्सेस अप्लाई करता हूँ जो कि बराबर भी हों और साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हों। लेट सपोज एक ये फोर्स हो गई हमारे पास और इस बॉडी के ऊपर एक ये फोर्स अप्लाई हो गई। दोनों फोर्सेस लेट सपोज बराबर हैं, दिस इज एफ एंड दिस इज ऑल्सो एफ। सो इसकी वैल्यू लेट सपोज 10 न्यूटन और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बॉडी या ब्लॉक रोटेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये ब्लॉक जो है वो रोटेट नहीं करेगा, दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। सो आर नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स इसके ऊपर नहीं बचेगी। सो यहाँ पर दो फोर्सेस मौजूद हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा था, दोनों जो है वो इक्वल भी हैं, एक दूसरे के इक्वल फोर्सेस भी हैं साथ साथ। और मैंने जो तीसरी बात लिखी थी, दैट इज अनलाइक पैरेलल। तीनों फोर्सेस बराबर भी, दोनों फोर्सेस बराबर भी हैं, इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है और इन शॉर्ट अनलाइक पैरेलल भी है, बट स्टिल इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कपल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब है, जो पीछे मैंने एक बात ऐड की है यहाँ पर, दैट दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए। सो एक और टर्म हम यहाँ पे सीख लेते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। सो लाइन ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में जो पूरी लाइन फॉर्म होती है, इस लाइन को हम कहते हैं दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। इस एफ की अगर लाइन ऑफ फोर्स देखें तो इस फोर्स की भी जो लाइन ऑफ फोर्स है या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है। सो इस वजह से जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों बॉडी फोर्स की सेम होगी, तो उस बॉडी के ऊपर टर्निंग इफेक्ट या कपल फॉर्म नहीं होता। यही चीज जो मैंने पहले डायग्राम बनाई हुई है एक व्हील वाली, वो डायग्राम के ऊपर देखें तो लेट सपोज एक ये फोर्स हो गई और एक फोर्स हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ। दोनों फोर्सेस बराबर है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और साथ साथ दोनों की अगर हम लाइन ऑफ फोर्स देखें तो ये आ गई पहली फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स और ये आ गई हमारे पास दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स। तो इस डायग्राम के अंदर दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स आर डिफरेंट। तो लाइन ऑफ फोर्स का डिफरेंट होना भी जरूरी है अगर हमें किसी बॉडी के अंदर कपल प्रोड्यूस करना है। क्लियर है अब? हाँ क्लियर है। ओके।
सो यहाँ मैंने डिफाइन किया कंप्लीटली दैट व्हाट इज कपल, that couple is formed in the body when two forces of equal magnitude that are opposite to each other and acting on a body with a different line of forces, this will form a couple on that body. और couple को short में कहें तो couple is a special type of torque. क्यों स्पेशल है? बिकॉज जैसे अभी मैंने बताया कि हमेशा फोर्सेस की वजह से या टॉर्क की वजह से कपल प्रोड्यूस नहीं होता. कपल दो ऐसी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है जो कि बराबर भी हो, ऑपोजिट भी हो, पैरेलल हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो. साथ साथ उस बॉडी के ऊपर अगर कपल फॉर्म हो रहा है तो कपल असल में दो टॉर्क की वजह से होता है, टॉर्क 1 और टॉर्क 2, और दोनों टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए. टॉर्क 1 भी काउंटर क्लॉकवाइज में है तो टॉर्क 2 भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा. इसी तरह से अगर पहला टॉर्क क्लॉकवाइज है तो दूसरा टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा. सो यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को यूज करके मैं एक और डेफिनेशन जो है वो निकाल सकता हूँ कपल की. दैट कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी. अब ए बी जैसे मैंने पहले बताया, ए बी क्या है? A is the point of force of force 1 and B is the point of force of force B. तो A से लेके B तक का डिस्टेंस का मतलब ये हुआ the distance between two forces. तो यहाँ से कपल को एक और तरीके से मैं डिफाइन करता हूं that couple is the product of force and distance between forces. तो ये हमारे पास एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई कपल की, दैट कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस. क्लियर है कपल? ए बी डिस्टेंस है x से a तक और x से b तक. बिल्कुल. ए बी जो है वो ऊपर जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहे थे ना, पहला डिस्टेंस था ए से लेकर एक्स तक, मींस यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा डिस्टेंस था बी एक्स जो कि था बी से लेकर एक्स तक. तो ये दोनों डिस्टेंस को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए से लेकर बी तक का. तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था ए बी से, और ए बी का मतलब है पॉइंट ए पे पहली फोर्स अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी पे दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है. सो ए बी का मतलब हुआ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. ओके. ठीक है. सो कपल के बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम जो है वो अभी हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, बट उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने डायनामिक्स में पढ़ा था, मुझे रिकॉल करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. ओके. सो ये जो हमारे फर्स्ट लॉ था उसी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं. तुमने जो स्टेटमेंट बताई वो बिल्कुल सही थी, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं दो पार्ट्स के अंदर. ठीक है. और उसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में से मैं पहले तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूंगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ साथ मैं इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में से ही इक्विलिब्रियम की जो दो टाइप्स होती हैं उस टाइप को भी डिफाइन करूंगा. तो पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं. जैसे तुमने कहा कि बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट, बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट. सो कंटिन्यू इट्स स्टेट का मतलब क्या था कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट एट रेस्ट. बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन. ये हमारा मतलब था कंटिन्यू इट्स स्टेट का. और
ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट हाफ पार्ट। आधे पार्ट के अंदर फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। और नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट हाफ के अंदर फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, if no net force acts on the body। तो ये हमारे पास पूरा फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आ गई, यहां स्टार्ट से लेकर यहां एंड तक। ये पूरी हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। और इस फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में मैंने कहा कि बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी। स्टेट में रहने का मतलब है बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। और सेकेंड पार्ट के अंदर हमने कहा कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। सो यहां से अब मैं डिफाइन करता हूं इक्विलिब्रियम का मतलब। सो पहले लॉ ऑफ मोशन के अंदर उस कंडीशन की बात हो रही है बॉडी के, या बॉडी की उस स्टेट की बात हो रही है जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही। जब नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स ना लगने का मतलब हमारा एक ये भी होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बॉडी की ऐसी हालत की बात हो रही है जब उसके ऊपर नेट फोर्स ना लग रही हो। और इक्विलिब्रियम का भी मतलब यही होता है बॉडी की वो स्टेट जिसमें बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, तो उस बॉडी की कंडीशन को या बॉडी की उस स्टेट को वी कॉल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द बॉडी, state of the body when net force on it is zero। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है तो बॉडी की उस स्टेट को हम कहते हैं दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये वही बात मैंने रिपीट की है जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी पढ़ी थी। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में से ही मैंने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट किया कि बॉडी की वो हालत, बॉडी की वो कंडीशन जब उस पे नेट फोर्स जीरो लगती है तो बॉडी की उस कंडीशन को या उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। डेफिनेशन समझ आ गई? हाँ समझ आ गई। ओके, यहां से एक और चीज, चलो पहले फर्स्ट लॉ को मैं फर्स्ट हाफ को मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद सेकंड लॉ से भी एक और चीज हमें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, उसको हम बाद में करते हैं। सो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज जीरो या नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। सो यहां से हमने जो है वो डिफाइन कर दिया बॉडी की स्टेट को, और उस स्टेट को हमने कहा इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें हमने कहा कि बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। सो हमारे पास जो स्टेट है बॉडी की वो दो तरीके से हो सकती है। वन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द अदर स्टेट ऑफ द बॉडी इज मोशन। या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या तो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगी। बॉडी के पास इन दो स्टेट के अलावा और कोई स्टेट नहीं होती। और इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में जो है वो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पजेस नहीं करेगी। सो ये याद रखना कि जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो, सो रेस्ट पोजीशन में जब भी बॉडी होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू जीरो, और साथ साथ उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट। रुकी हुई बॉडी के ऊपर हमेशा जो नेट फोर्स होती है वो इक्वल होती है जीरो के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो इसका मतलब है वो हमेशा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी।
लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बुक है दैट इज लाइंग ऑन अ टेबल, इट्स मीन द बुक इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई कार है जो कि रोड के ऊपर खड़ी हुई है, तो इट्स मीन द कार इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो जब बॉडी हमें रेस्ट में नजर आए, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है। और एक और चीज मैं यहाँ पे रिकॉल कर दूं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के साथ प्रोपोर्शन होती है। ये हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। जैसे मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दी नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन भी बॉडी की जीरो होगी। तो ये कंडीशन रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर लाजमी अप्लाई होती है। वेलोसिटी जीरो, नेट फोर्स जीरो, और साथ साथ जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो जीरो होती है। तो इससे हमने रिजल्ट ये निकाला इन तमाम बातों से कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि बॉडी के अंदर हो ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन, दिस इज नोन एज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां तक बात समझ आ गई? अगर बॉडी रेस्ट में हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे असल में इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिफाइन करने लगा था मैं बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें पहले मैंने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई, देन मैं जो है वो इक्विलिब्रियम की टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें हमने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो इक्विलिब्रियम की ये दोनों कंडीशन इसके ऊपर फुलफिल होती है। जिस भी बॉडी के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए कि उसकी नेट फोर्स जीरो हो, तो दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहे वो बॉडी मूव कर रही हो, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो। तो रेस्ट की बॉडी, जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर हमेशा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि उसकी नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो। अब कोई भी रुकी हुई बॉडी, अगर हमसे एग्जांपल पूछी जाए इसकी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल बताओ, तो हम हर वो एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें बॉडी रेस्ट में हो, बिकॉज बॉडी का जो रेस्ट पोजीशन है इट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम। जहां मैं लिख भी देता हूं कि रेस्ट पोजीशन इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम। रेस्ट वाली जो पोजीशन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कहलाती है। जबकि अब हम आ जाते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वहां तो हमने सीख लिया कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम मोशन के अंदर देखें तो मोशन की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बॉडी का मोशन होने का मतलब यह है कि बॉडी के पास वेलोसिटी होगी। बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हम मोशन को असल में दो टाइप के अंदर डिफाइन या डिवाइड कर सकते हैं। एक बॉडी का वो मोशन जिसमें बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है इट इज वेरिएबल वेलोसिटी। ये दो केसेस हो सकते हैं बॉडी के, जब वो मूव कर रही हो। या तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या तो वो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि बॉडी हैज चेंजिंग वेलोसिटी, बॉडी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हमने पढ़ा था दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, कि जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है सो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर बॉडी मूव कर रही हो और बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या उस बॉडी का इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा?
क्योंकि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसमें भी इक्विलिब्रियम होता है, तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उस स्टेट में भी उसमें इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं क्या चीज बता रहा हूँ, मैं अपनी बात को रिकॉल करता हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरिएबल मीन्स चेंज। और यहाँ हम किस चेंज की बात कर रहे हैं? वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी के अंदर मोशन है और बॉडी का मोशन ऐसा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए इट्स मीन बॉडी हैज एक्सेलरेशन। ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बॉडी के अंदर जो मोशन है वेरिएबल वेलोसिटी वाला, इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन मौजूद होगी। इट्स मीन ये वाली बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं हो सकती, नो इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती? मैंने यहाँ पे बताया, अगर किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नेट फोर्स भी जीरो हो, और नेट फोर्स जीरो होने के साथ साथ उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी जीरो। जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब है उस बॉडी की जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं होगी। समझ आई ये बात? कांस्टेंट वेलोसिटी में भी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, नहीं तो वो होती। भी इक्विलिब्रियम में नहीं हुई। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। मैं एग्जांपल से बताता हूं। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है और यहाँ मैंने ले लिया टाइम। जब टाइम 0 था, या लेट सपोज टाइम था 5, सो वेलोसिटी थी बॉडी की 10। फिर जब टाइम इंक्रीज होके हो गया 10 तो बॉडी की वेलोसिटी है 10। टाइम इंक्रीज हो गया 15, बॉडी की वेलोसिटी है 10। और टाइम इंक्रीज हो गया 20 और बॉडी की वेलोसिटी है 10। अब मुझे बताओ क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? 0। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी जब बॉडी मूव करती है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब समझ आया? हाँ। ठीक है। सो वेरिएबल अगर है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दूं। लाइक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी पहले थी 0 से स्टार्ट करते हैं हम। लेट सपोज टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम इंक्रीज होके हो जाता है 5 तो वेलोसिटी 10 हो गई। फिर चेंज होके हो जाता है 10 सेकेंड तो वेलोसिटी 20 हो जाती है। फिर 15 के ऊपर वेलोसिटी 30 एंड फिर 20 के ऊपर वेलोसिटी हो जाती है 40। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज जीरो नहीं है। जब चेंज आ रहा है तो उसका मतलब है बॉडी के पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन मौजूद है। जब एक्सेलरेशन मौजूद होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन और इक्विलिब्रियम एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरह से किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स और इक्विलिब्रियम एक साथ नहीं हो सकते। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर बॉडी में एक्सेलरेशन होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम है किसी बॉडी में तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगी और जीरो होगी। समझ आ गई बात? अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो भी उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी जो है वो, या कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ हम दोनों का मतलब सेम ले लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उन दोनों केसेस के अंदर बॉडी के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो इक्वल्स टू जीरो होती है, बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू जीरो होती है। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी मोशन में हो और वो बॉडी मूव करी हो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो बॉडी का ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यूज करके मैंने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया और साथ साथ इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिफाइन किया। सो सबसे पहले मैंने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया कि बॉडी की ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हमने इक्विलिब्रियम को ऐसे भी डिफाइन किया कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी हैज इक्विलिब्रियम। ये एक और डेफिनेशन हो गई। सिमिलरली एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की, दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो और या मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इट्स मीन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां से मैंने तीन तरीकों से बॉडी की इक्विलिब्रियम को या डेफिनेशन बताई इक्विलिब्रियम की, और साथ साथ दो टाइप्स बताई। दैट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उसका इक्विलिब्रियम स्टैटिक कहलाता है, और अगर बॉडी मोशन में है और मोशन भी कैसा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हो। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला अगर मोशन है तो उस बॉडी का जो स्टेट होगी उसे हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैंने कहा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल बहुत आसान है, जो भी बॉडी रुकी हुई है वो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि इट इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हर मूविंग बॉडी को हम एग्जाम्पल में नहीं लिख सकते, बिकॉज वेरिएबल वेलोसिटी वाला जो मोशन है वो इक्विलिब्रियम नहीं होता। बॉडी का जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है सिर्फ वही इक्विलिब्रियम होता है। समझ आ गई बात? हाँ। ओके, सो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, उसके बाद फिर उसकी दो टाइप्स बताई। अब आ जाते हैं हम कंडीशंस पर। कंडीशंस भी जो है वो कुछ डिफरेंट नहीं है, इसकी कंडीशन भी जो है वो बहुत सिंपल सी है, जिसमें से एक तो हमने जो है वो अभी यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर ही कोट की थी कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस है वो इक्वल होनी चाहिए जीरो के। सो यही असल में हमारे पास कंडीशन है, तो एक एक कंडीशन को हम लेते हैं और फिर मैं कंडीशन को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहरहाल हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है फर्स्ट कंडीशन और एक कहलाती है सेकेंड कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन का मतलब है या फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट है दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। इसी तरह से इसी बात को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, लेट सपोज किसी बॉडी के ऊपर ये तमाम फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। ये तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं तो इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। सो इसी बात को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं दैट समीशन एफ, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल हो जीरो के। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। सो इसकी एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर हम एक नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करते हैं, लाइक दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 3 न्यूटन, और एक हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 10 न्यूटन, और एक
फोर्स हम ये ले लेते हैं इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, और इसके ऊपर एक और फोर्स हमारी आ गई, लेट सपोज 13 न्यूटन, और एक फोर्स इस पे यहाँ ले लेते 4 न्यूटन की, और एक और फोर्स यहाँ पर आ गई 4 न्यूटन की। अब मुझे बताओ टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर? 7 forces. टोटल इसके ऊपर 7 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब हम जो है वो राइट लेफ्ट और अपवर्ड डाउनवर्ड वाली फोर्सेस को देखते हैं। अब ये जो दोनों फोर्सेस है इसकी डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? टोटल कितनी हो गई? 2 forces. राइट के अंदर टोटल 2 फोर्सेस हैं, जिसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 10 + 3 13 न्यूटन। क्लियर है ये? हाँ. ओके अब मुझे बताओ लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और कितने न्यूटन की है? 13 Newton. 13 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ कि 13 न्यूटन राइट और 13 न्यूटन लेफ्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? हाँ, कर देंगे. तो इसका मतलब है टोटल फोर्स कितनी बची? 0. टोटल फोर्स यहाँ पे हो गई 0। अब ये जो राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस थी, इस फोर्सेस को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसी तरह से अब मैं अप और डाउन वाली फोर्सेस को देखता हूं। अप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कितनी फोर्सेस हैं? 2 forces. 2 फोर्सेस हैं, और टोटल कितना आ रहा है? 8 Newton. 8 न्यूटन। सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कितनी फोर्सेस है? 2 forces. 2 फोर्सेस हैं, और टोटल कितना आ रहा है? 8 Newton. 8 न्यूटन। तो अब इन अपवर्ड और डाउनवर्ड का दोनों का टोटल कितना आएगा? 16 Newton. क्यों 16 न्यूटन? एक अपवर्ड डायरेक्शन में 8 है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 है, 0 Newton. तो अपवर्ड डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लग रही है उसका सम भी जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। तो इन फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम कह देते हैं वर्टिकल फोर्सेस। सो हमने देखा कि इस ब्लॉक के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी 0 है, और इसके ऊपर जो तमाम वर्टिकल फोर्सेस हैं उसका सम भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ओवरऑल फोर्सेस भी इसके ऊपर 0 बनेंगी। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट सम ऑफ ऑल horizontal forces and vertical forces must be equal to 0। कि किसी भी बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और किसी भी बॉडी के ऊपर तमाम जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उसका सम भी 0 होना चाहिए। तो या तो हम ये पहले वाली स्टेटमेंट कहें, इट इज आल्सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जो मैंने सेकंड टाइम साइड में लिखी है, दिस इज आल्सो द सेकंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाई कि फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है, कि फर्स्ट कंडीशन मींस कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये निकला कि तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी 0 और तमाम वर्टिकल फोर्सेस का सम भी 0। क्लियर है यहां तक? हाँ. ओके सो यहां हमने देखा कि जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी रिगार्डिंग फोर्स। ये जो पहली कंडीशन है वो फोर्स के बारे में थी, बट साथ अब देखते हैं सेकंड कंडीशन को, कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिस तरह हमने फर्स्ट कंडीशन में कहा कि इट इज रिलेटेड टू फोर्स, सिमिलरली द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू टॉर्क। जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो टॉर्क से रिलेटेड है। जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा था कि
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में हम कहेंगे द सम ऑफ all the torque on the body is zero। किसी भी बॉडी के ऊपर जो तमाम टॉर्क्स लग रहे हैं, तमाम टॉर्क का जो सम है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो ऑल दी टॉर्क से मुराद हमारी क्या है कि हमारे पास ऑल दी टॉर्क में दो तरह के टॉर्क होते हैं, तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज, एंड तमाम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं तो तमाम टॉर्क का जो सम है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इट्स मीन लेट्स सपोज नंबर ऑफ टॉर्क्स हैं जो कि इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 एंड टॉर्क 3 एंड टॉर्क 4, ये वो तमाम टॉर्क्स हैं एंड सो ऑन। तो तमाम टॉर्क को जब हम सम करें तो हमारे पास आंसर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सेकंड फॉर्म आ गई। एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है दैट इज रिलेटेड टू टॉर्क, इसी स्टेटमेंट को जो मैंने यहाँ पर अभी लिखी है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कि तमाम टॉर्क का जो सम है बॉडी के ऊपर वो जीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड कंडीशन की भी है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की भी है। दिस मीन्स दैट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इन दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम होता है। सो यहाँ जिस तरह मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लेके बताया था कि किस तरह से तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में इसी तरह के एग्जांपल लेके जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेकंड कंडीशन किस तरह से एक बॉडी फुलफिल करती है। यहाँ तक दोनों कंडीशन क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, सो एक और टॉपिक कर लेते हैं लास्ट, दैट इज द स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, देन हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स बताई, फिर हमने दैट आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताई जिसमें हमने देखा कि दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब हम बात करें स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम की, कि हमारे पास टोटल जो है वो 3 स्टेट्स मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी पहले तो इक्विलिब्रियम में है, देन हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि बॉडी का इक्विलिब्रियम कौन सा है, जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद हमें पता चलता है कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा है। तो उसकी हम जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद जो है वो उसकी डेफिनेशन को मैं डिफाइन करता हूँ। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक ये ब्लॉक मौजूद है जिसको मैंने प्लेस कर दिया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने इस ब्लॉक को प्लेस किया। अब मुझे बताओ कि क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है बिकॉज दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम श्योरली कह सकते हैं कि दिस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? उस बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करना। बिल्कुल सही है। जब बॉडी का इक्विलिब्रियम है इसका मतलब है नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स बॉडी की जीरो है।
और जब हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि टू अप्लाई नेट फोर्स, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स देखो किस तरह अप्लाई की कि मैंने इसको यहां से होल्ड किया और इसको यहां तक जो है वो रेस कर लिया, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। तो अब ये जो मेरा ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारे पास ब्लॉक आ गया और इस ब्लॉक को रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ये एक सेकेंड, ओके तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ओके सो मेरा जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऊपर थोड़ा सा मूव करने के बाद। मैंने यहां से जो है वो फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो मेरा ब्लॉक था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई क्यों की? बिकॉज मुझे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना था। अब मुझे बताओ कि जब मैं ये अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दूंगा, जब मैंने अप्लाइड फोर्स रिमूव की तो क्या होगा? बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगी। बॉडी, ये जो ब्लॉक था हमारा, ये दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इट विल रिटर्न्स टू ओरिजिनल और प्रीवियस पोजीशन। ये जो हमारा ब्लॉक है वो ओरिजिनल पोजीशन पर या प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो ऐसी बॉडी जिसमें इक्विलिब्रियम मौजूद हो, हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करने के बाद दैट बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन जिसमें वो डिस्टर्ब करने से पहले थी। तो इसका मतलब है बॉडी का जो ऐसा इक्विलिब्रियम है, बॉडी की जो ऐसी स्टेट है, दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टेबल पर एक इस तरह से बुक प्लेस की हुई है और इस बुक को हम कहेंगे कि इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मैं बुक को इस तरह थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, तो ये बुक का इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। जब मैं बुक को रिलीज करूंगा तो बुक अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इट्स मीन बॉडी, इस बुक का जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखना, बॉडी ऑलवेज कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन पे बॉडी वापस आ जाती है और उसका वो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि इस तरह से वर्टिकली स्टैंड कर रही है। अब जब ये स्टैंड कर रही है, इसका मतलब है इसकी जो नेट फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पजेस कर रही है। बॉडी हमें अभी राइट नाउ इट इज इन द इक्विलिब्रियम। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय अप्लाइंग द नेट फोर्स। हम इसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं और इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो डिस्टर्ब करने के बाद इसकी जो कुछ स्टेट है वो इस तरह से हो जाएगी और फिर क्या होगा कि ये फॉल डाउन कर जाएगी सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने नेट फोर्स अप्लाई की, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो ये जो बॉडी है, बॉडी कम्स टू न्यू पोजीशन। बॉडी जो है वो न्यू पोजीशन में आ गई। बॉडी डज नॉट कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। ये भी हम कह सकते हैं कि डू नॉट कम टू ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी ना तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आई ना प्रीवियस पोजीशन पे वापस आई, बल्कि बॉडी एक न्यू पोजीशन पर आ गई। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम मौजूद हो और हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो बॉडी अपनी
ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती है तो बॉडी का जो ऐसा इक्विलिब्रियम है इट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी का वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कहलाता है। क्लियर है ये बात? हाँ क्लियर है। ओके इसी तरह से लास्ट एक इक्विलिब्रियम होता है जिसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है उसी तरह का, और ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, जिसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है और ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। अब हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय अप्लाइंग अ नेट फोर्स, और अब हमने कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया कि नेट फोर्स लगाने के बाद ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस होके थोड़ा सा आगे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आई, बल्कि बॉडी कम्स टू अ न्यू पोजीशन। बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ गई है, बट न्यू पोजीशन पर तो यहां पर भी आई थी, ये ओल्ड पोजीशन थी और ये न्यू पोजीशन थी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी बॉडी न्यू पोजीशन पे आ जाती है, पुरानी पोजीशन में वापस नहीं जाती। यहाँ पे जिस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर भी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई है, बल्कि एक न्यू पोजीशन में आ गई है। बट दोनों में फर्क क्या है कि दिस न्यू पोजीशन दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन और ओल्ड पोजीशन। तो बॉडी के अंदर ऐसा इक्विलिब्रियम जब उसको डिस्टर्ब किया जाए और डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी एक न्यू पोजीशन पर आए, और न्यू पोजीशन भी ऐसी हो दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, तो बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे इक्विलिब्रियम को वी कॉल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल कहलाता है। क्लियर है ये? हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 3 स्टेट्स हो गई। ये हमारा टॉपिक था पूरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम का, जिसमें सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया विद 3 डिफरेंट डेफिनेशन। फिर हमने 2 कंडीशंस डिफाइन की दैट आर स्टेबल एंड दैट आर स्टैटिक एंड डायनामिक। फिर हमने कंडीशंस डिफाइन की, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और फिर कंडीशन के बाद फाइनली हमने स्टेट्स बताई दैट इक्विलिब्रियम 3 डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है, दैट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। एक और लास्ट चीज कि बॉडी के अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, ये डिपेंड करता है कि हम बॉडी को डिस्टर्ब किस तरह से करते हैं। बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिकली एक ही स्टेट का इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये हमेशा डिपेंड करेगा कि हम उसको डिस्टर्ब किस तरह से करते हैं। अगर हमने इस तरह डिस्टर्ब किया बॉडी को कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हमने बॉडी को इस तरह से डिस्टर्ब किया कि वो न्यू पोजीशन में चली जाए, ओरिजिनल में वापस ना आए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर बॉडी को हमने ऐसे डिस्टर्ब किया कि बॉडी न्यू पोजीशन पे आ जाए दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, इसका मतलब है कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है सब? हाँ क्लियर है। ओके